सब्सटेंस डीके कर गया कितना 10% एक दिन में। कितना हो जाएगा 2 दिन में? 0.9 बोले हमने किस में नियम किस पे लगाते हैं? जो बचा हुआ तो 90% 10% डीके कर गया, बच गया कितना? तो 90% रिमेनिंग है। रिमेनिंग तो 2 कट खेलेगा एक दिन में, एक 90% खेलता है, 2 दिन में कितने खेलेगा ये? 2। तो डेट विल बी जो अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा डेट विल बी 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का डेट विल बी रिमेनिंग है। ये कौन सा है? ये 0.81। तो डीके कितना कर गया? 81.81 मतलब कितना? तो फ्रैक्शन में 0.81 परसेंटेज में कितना? 81%। तो डीके कितना कर गया? 100 माइनस 81 कर लोगे। 19% क्या कर गया? तो डीके कर गया। तीन घंटे के बाद कितना सैंपल रह जाता है? फाइंड हाफ लाइफ। सर 1 घंटा। अगर नियम कानून से बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये NT/N0, NT इतना और N0 इतना। NT/N0 इक्वल टू 1/2 का पावर n। वेर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। n क्या है? तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। NT कितना? तो पॉइंट और डेट विल बी कट कर दोगे। ये कितना दिया हुआ? नियम कानून से बनाएंगे तो ऐसा आएगा। या इतना नियम कानून नहीं लेगा, सीधा लोकल काम। देसी नियम क्या? तो 2 मिलीग्राम है, 1 हाफ कट मारेगा तो 1 हो जाएगा, और 2 हाफ कट मारेगा 0.5, और 3 का हाफ कट मारेगा तो 0.25, और 3 हाफ लाइफ में 0.25 हो चुका है। तो 3 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3 घंटा। 1 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 घंटा। या फार्मूला से करोगे तुम, विदेशी आदमी हो फार्मूला लगाओगे तो ऐसे कर लोगे। और कोई देसी आदमी तो क्या करेगा? वो जो पता है कि इनिशियल कितना है 2, 1 हाफ कट मारेगा 1, और दूसरा हाफ कट मारेगा तो डेट विल 0.5, और तीसरा हाफ कट मारेगा
तो डेट ब्लू 0.25, तो 3 हाफ कट मारा उसने, 3 हाफ कट इक्वल टू 3 घंटा, तो 1 हाफ कट इक्वल टू 1 घंटा। ये कोई सैंपल डी के जाए इधर भाई पाथ 1 पाथ 2, कोई सब्सटेंस तो दो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। इफ तो सब्सटेंस में डीके इन 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स 2 और 3 जो भी लिखा जाएगा, 2 बोले 3 बोले, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स में डीके कर सकता है। आइदर वो डीके करके ये बन जाए वो बन जाए, तो क्या लिखेंगे 2 पॉसिबिलिटी, 2 प्रोडक्ट्स जो बनेंगे तो ओरिजिनल सब्सटेंस ही बनेगा, ओरिजिनल सब्सटेंस ही बनेंगे। डीएन इक्वल टू क्या लिखेंगे DN1 प्लस DN2, जो ओरिजिनल सैंपल डीके करेगा आइदर पहला प्रोडक्ट में चेंज होगा और दूसरा में चेंज होगा, आइदर पहला में चेंज होगा और दूसरा में चेंज होगा। डीएन के वैल्यू लिखवाया था कल, dt टाइम में कितना फूटता है, तो ओरिजिनल अमाउंट n लैम्डा dt और n लैम्डा 1 dt और n लैम्डा 2, हटा दोगे n dt को, तो अगर कोई सैंपल 2 पाथवे में डीके कर सकता है जहाँ पे उनके डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो उसके लिए रिलेशन ऐसे यूज कर लोगे, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का उल्टा क्या बोलते हैं, तो एवरेज लाइफ में या हाफ लाइफ में कन्वर्सन कर लोगे कितना, अरे लैम्डा इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू क्या लिखा गया था ln2 बाई टी हाफ इक्वल टू ln2 बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू ln2 बाई टी हाफ ln2 बाई एक्चुअल सैंपल का टी हाफ, तो ये जनरल ऐसे कन्वर्ट कर लो 1/T1 प्लस 1/T2, T1 T2 समझ रहे हो क्या हो सकता है ये, तो आया क्या बोलेंगे, ये सैंपल में डीके बाई 2 पाथवेज, वो सैंपल फूट सकता 2 प्रोडक्ट्स में, तो वहाँ पे ऐसे लिख लो तुम 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। टी क्या है, एक्चुअल सैंपल का हाफ लाइफ है, T1 T2 क्या है, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनके हाफ लाइफ्स हैं, तो 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस T2, और एवरेज लाइफ में भी लिखा जा सकता है। ये क्या लिखा जाता है, एवरेज लाइफ गिवन, तो एवरेज लाइफ में भी लिख सकते हो, एवरेज लाइफ दिया होता, हाफ लाइफ था हाफ लाइफ में काम कर लोगे, और एवरेज लाइफ हो तो एवरेज लाइफ में काम कर लोगे। सैंपल 2 भागों में दो रास्ते से फूट सकता है, 3 में फूटेगा तो 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 कर लोगे, कहानी के लिए रहोगे, 2 रास्ते में फूट रहा है, फटाफट लिख लेगा। एक रास्ते का जो हाफ लाइफ 1 हाफ लाइफ है, प्रोडक्ट जो फूट रहा है तो एक्चुअल सैंपल का हाफ लाइफ निकालना है, एंड दैट इज 15 ईयर्स। एक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जो एक सैंपल है तो ए में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसका हाफ लाइफ कितना, तो T1 इज 15 ईयर्स और T2 30 ईयर्स, तो एक्चुअल सैंपल का हाफ लाइफ निकालना है। एक्चुअल सैंपल 2 तरीके से तो डीके कर सकता है, और दोनों तरीके से जो डीके कर रहे हैं उनके हाफ लाइफ कितने कितने हैं, तो 15 साल और 30 साल, तो एक्चुअल सैंपल का हाफ लाइफ निकाल लेगा, टाइम पास कर लेगा, दोनों गुना कर लेगा, नीचे जोड़ देगा, तो कितना घंटा आ जाएगा, तो ऊपर में गुना करो 15 30 और नीचे कितना 10 से उड़ा दोगे,
कोई सैंपल जो डीके कर रहा है तो एक्सपोनेंशियल डीके क्वेश्चन कितना आ गया था साहब, तो एन टी इक्वल टू एन जीरो ई का पावर एन टी इक्वल टू एन जीरो ई का पावर माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी कितना आ गया था, ए टी इक्वल टू बचा हुआ एक्टिविटी ए टी इक्वल टू ए जीरो ई का पावर माइनस। और आरसी सर्किट सुना होगा, आरसी सर्किट विदाउट बैटरी में क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है। आरसी विदाउट बैटरी याद होगा, दो बैटरी लिखवाएगा तो एक आरसी बैटरी के साथ था, एक विदाउट बैटरी था। तो आरसी विदाउट बैटरी बोलेगा चार्ज आरसी विदाउट बैटरी का जो चार्ज है किसी टाइम टी पे एंड एक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट इन टाइम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, लैम्डा मिनटा दिया हुआ। क्वेश्चन समझ नहीं आया? अरे बोला जा रहा है कि एक आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में क्या होता, तो चार्ज एक्सपोनेंशियली विदाउट बैटरी केस में क्या करता है, तो चार्ज एक्सपोनेंशियली डीके करता है। चार्ज एक्सपोनेंशियली क्या करता है, तो आरसी सर्किट में तो विदाउट बैटरी में चार्ज एक्सपोनेंशियली डीके करता है। और दूसरा जो है यहाँ पे एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डीके कर रहा है। तो दोनों का रेशियो क्या बोला क्वेश्चन में, रिमेन कांस्टेंट इन टाइम। क्यू बाई ए रिमेन कांस्टेंट इन तो टाइम। तो क्या रहोगे, क्या तुम आरसी विदाउट बैटरी तो क्यू इक्वल टू कितना, तो क्यू डॉट ई कवर माइनस ई कवर माइनस टी बटे आरसी। और दूसरा एक्टिविटी टाइम से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। कहानी समझ में आ गया वो लोगों को, क्यू डॉट बाई ए नॉट ई कवर माइनस टी वन बटे आर सी माइनस लैम्डा, वन बटे आर सी माइनस ऊपर जाएगा तो लैम्डा टी हो जाएगा प्लस में, और कॉमन लोगों के बीच में क्या बन जाएगा, माइनस। कमजोर दिमाग के आदमी को यहाँ दिक्कत आ रही होगी कि माइनस कैसे लिख लिया। तो बोला जा रहा पहले लैम्डा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, फिर कॉमन लोगो तो माइनस बन जाएगा। तो इतना ही लिखेंगे, अपनी कमजोरी दूर करेगा। टी से इंडिपेंडेंट टाइप क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब क्या टाइम से इंडिपेंडेंट होने का, तो ये फैक्टर क्या हो जाए, तो जीरो हो जाए। वो जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म एक्सपोनेंशियल वाला क्या हो जाएगा। ये कंडीशन बाउंड्री कंडीशन लगाने का तरीका होता है कि ऐसे हमें टी से इंडिपेंडेंट करने बोले तो इसे क्या कर देंगे, जीरो से रिप्लेस कर देंगे। लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए लोगों को। वन बटे आर सी माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना, अगर ये फैक्टर जीरो हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन टाइम से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा जो भी निकालना तो निकल के आ जाएगा। वन बटे आर सी इक्वल टू लैम्डा, ये आर इक्वल टू वन बटे लैम्डा सी। कहानी क्लियर हो गई होगी। आर इक्वल टू वन बटे लैम्डा सी। बोला गया था क्या, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी हेडिंग डाल देगा पहले तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होता है क्या, तो तीन डिफिनीशन आते हैं, और डिफिनीशन ये पूछ रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। तो क्या लिखेंगे, पहला न्यूक्लियस को बनाने के लिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ से लाते हैं, तो इन्फिनिटी से लाते हैं। तो उसे उसके इसमें प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द न्यूक्लियस, टू फॉर्म द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। एक पहला डिफिनीशन, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड
when constituents are brought from infinity to form the system. Energy released when constituents are brought from infinity to form the system. Constituents को इन्फिनिटी से ला करके बनाने में जो काम करना पड़ेगा. Energy released when constituents are brought from infinity to form the system. That is binding energy of nucleus. या दूसरा रिवर्स प्रोसेस की एनर्जी रिक्वायर्ड. अगर न्यूक्लियस ऑलरेडी बना हुआ तो क्या करें उसे, तो फोड़ दें. न्यूक्लियस को क्या करें, फोड़ दें. कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ पे फेंक दें, इन्फिनिटी पे. तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस, energy required to break nucleus and take constituents to infinity. Energy required to break nucleus and take constituents to infinity. That is another definition of binding energy. नेक्स्ट, तो जो न्यूक्लियस होता है हमारा, तो न्यूक्लियस कितना था, जेड एंड ए. बोलते क्या था, जेड प्रोटॉन्स. क्या ये जेड और ए, तो ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स. ये क्या, प्रोटॉन की जनसंख्या, और इसमें कितने थे, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स. तो पाएगा कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो जेड प्रोटॉन्स हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी निकालते हैं. मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी. जेड प्रोटॉन्स हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं न्यूक्लियस के, तो उनकी रेस्ट मास एनर्जी का समेशन करोगे. न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स. जिसकी रेस्ट मास एनर्जी E=mc² से तो कन्वर्ट करोगे, जेड प्रोटॉन्स की एनर्जी कितनी हो गई और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स की एनर्जी कितनी हो गई, तो वो एनर्जी क्या पाया गया, तो ज़्यादा पाया गया. और न्यूक्लियस की रेस्ट मास एनर्जी क्या पाया गया, कम. और जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर के न्यूक्लियस बनाएंगे ही क्यों, न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, तो उनकी एनर्जी कहाँ है, ज़्यादा. और जब न्यूक्लियस बनाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी. तो इसलिए वो न्यूक्लियस क्रिएट करेंगे, और करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस आता है एनर्जी का, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. क्या बोला, रेस्ट मास एनर्जी जेड प्रोटॉन्स को कितना लिखेंगे, तो दैट विल mc². बोले मास ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन जनसंख्या में, जेड, इतना c². दिस इज जेड mp c², जेड mp c², जेड mp c². रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. और ये ए माइनस जेड इंटू ये समझ में आ गया लोगों को. एक प्रोटॉन का मास है और उसको जेड से मल्टीप्लाई करते जेड प्रोटॉन का मास हो गया, तो टोटल प्रोटॉन्स का मास इंटू c² कर दोगे तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स. और वैसे रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या पाया गया, ज़्यादा. और न्यूक्लियस जो है हमारा, तो न्यूक्लियस
जेड एंड ए, जो न्यूक्लियस है हमारा, तो न्यूक्लियस का मास इंटू सी स्क्वायर, तो ये कम पाया गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई न्यूक्लियस की। और डिफरेंस को क्या बोलते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जब मैथमेटिकली सामने दिखा दिया गया, लिखोगे अंग्रेजी में तो क्या लिखेंगे, तो समेशन ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज मोर देन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। सुन लिया वो लोगों ने, समेशन ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, समेशन ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज मोर देन, तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंस इज कॉल्ड, तो बाइंडिंग एनर्जी, डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सीधा सीधा तो इन्फॉर्मेशन है, निकालना होगा तो ऐसे निकाला जाता है, जहाँ पे निकालने को बोलेंगे तो ऐसे निकालना, तो प्रोटॉन्स का मासेज रखते हैं, न्यूट्रॉन का मासेज रखते हैं, गुना करते हैं, और ये मासेज वगैरह एटॉमिक मास यूनिट्स में दिए रहते हैं वहाँ पे, कि प्रोटॉन का इतना लो, न्यूट्रॉन का इतना लो, और न्यूक्लियस का इतना लो। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन का वन ले लिया, न्यूट्रॉन का भी वन ले लिया, और इसका भी कुछ ले लिया ए, तो कट के जीरो आ जाएगा। सुना कल में घुसाया गया होगा कि ये मास ऑफ प्रोटॉन दिखाया था 1.000 समथिंग 89 एटॉमिक मास यूनिट, तो वही वाले वैल्यू लेंगे। ऐसा नहीं कि तुम अपना अकल लगाओगे और मास वन ले लिया, और मास इसका भी वन ले लिया, और इसका मास ले लिया, तो कट के जीरो आ जाएगा। सुन लियो क्या बोला जा रहा है, क्या बोला गया साहब, किसमें गिवन होता है, एटॉमिक मास यूनिट में दिया होता है और डेसिमल में दिया होता है, उसी को लेकर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। वो गुणनफल का चेकिंग किया जाता है कि तुम्हें आता है नहीं आता है, और अगर तुम अपने हिसाब से ले लोगे तो जीरो आएगा। और तो सिचुएशन तुम्हें बता दिया है कि ऐसे गुना करोगे, इसको बाहर निकालने अगर, तो मासेज को अगर यूज करें तो मासेज का डिफरेंस कितना, तो जेड एम पी माइनस प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस का, तो डेल्टा एम बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। इस वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा एम मास डिफेक्ट, डायरेक्ट डेल्टा एम भी दिया हुआ तो वहाँ पे तो आसान हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम डिफरेंटली किस में आएगा, तो यू में आएगा, ए एम यू में आएगा, किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट्स में। ये डेल्टा एम जो है तो डेफिनेटली किस में आना है, यू इंटू सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में काफ़ी बार मेंशन होते हैं कि यू इंटू सी स्क्वायर इतना ले लो, क्वेश्चन में मेंशन होते हैं यू इंटू सी स्क्वायर इतना ले लो। नहीं दिया हुआ कुछ भी तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। क्वेश्चंस में लिखे रहते हैं कि यू इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू कितना लेना है, काफ़ी जगहों पे 931 भी लिखे रहते हैं, कुछ भी नहीं लिखा हो तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू होती है, एटॉमिक मास यूनिट्स इंटू सी स्क्वायर। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर गुना करने का कार्यक्रम होता है कितनी मास में चेंज आया। ये बोला जा रहा है कि आपको क्वेश्चन के नीचे में लिखा रहता है, उसी क्वेश्चन के पास आसपास जितना ले लो। काफ़ी जगह पे 931 बोलते हैं, या कुछ नहीं बोला तो 931.5 से निकाल लोगे तुम, एलिमिनेट हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी निकाल लिया गया, क्या निकाल लिया गया, बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनेशन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, या फिर बाइंडिंग एनर्जी ऐसे भी जरूरत पड़ती है कि ऑप्शंस में तो ऐसे भी कई रिक्वायरमेंट है, बाइंडिंग एनर्जी
जो बाइंडिंग एनर्जी हमारी इतनी है, क्या करें तो सबसे सी स्क्वायर कॉमन ले लें, सबसे सी स्क्वायर कॉमन ले लें और लेफ्ट में ले आए। एक ही चीज़ है वो, पानी के लिए रखोगे बाइंडिंग एनर्जी बटे सी स्क्वायर के वैल्यू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बाइंडिंग एनर्जी बटे सी स्क्वायर विल बी दिस, बाइंडिंग एनर्जी बटे सी स्क्वायर विल बी दिस। दूसरा काम बाइंडिंग एनर्जी निकालना सीख लिया लोगों ने, जहाँ पर रहेगा तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक फैक्टर आता है। बाइंडिंग एनर्जी निकालो, न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड करो, जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं तो उससे डिवाइड कर दो। इसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबिलिटी विल बी मोर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबिलिटी विल बी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबिलिटी विल बी मोर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबिलिटी विल बी मोर। कहानी क्लियर होगा ये, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबिलिटी विल बी मोर। तो कहीं पे स्टेबिलिटी चेक करने की जरूरत हो सकती है, जहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया ही है, न्यूक्लियन दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबिलिटी मोर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मोर स्टेबिलिटी विल बी मोर। कोई दो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हम लोग कहाँ से चेक कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकाल करके। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी से नहीं पता चलता है, बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी किससे पता चलता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर आप बनाया गया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, तो उल्टा कटोरा आया था, खाली कटोरा बनाया गया था और दिखाया गया था तो पिक्स पे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली आयरन के लिए आता है। 50 से 60 वाले क्या होते हैं, तो स्टेबल होते हैं, 50 से 60 वाले स्टेबल होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। और बोलेगा तो लेफ्ट राइट वाले क्या हैं, तो अनस्टेबल है, 50 से 60 वाले जोन में आना चाहते हैं, जो इधर से फूट करके इस जोन में आना चाहते हैं। ये फिजिबल रिएक्शन के बारे में पूछा रहता है, तो वहाँ यहाँ से आंसर दोगे कि फूट करके कहाँ पे घुसेगा, अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा लेगा, तब तो वो पॉसिबल रिएक्शन होगा। तुमने सुना था कि यूरेनियम फूटता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो फिशन। किधर इधर मान लें कि यूरेनियम हमारा कितना था, इधर कहीं मास नंबर पे है, इधर कहीं मास नंबर में है। बाइंडिंग स्टेबल न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम का ऑर्डर कितना होता है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल के लिए 8.6 8.7 उससे कोई नहीं, 8.6 लिख लिया, 8.7 भी लिखे रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाइंडिंग स्टेबल और न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है कितना, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितना का होता है, मैक्सिमम जो है तो मोस्ट स्टेबल आयरन के लिए तो 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा जो है तो क्या करेंगे, तो यूरेनियम, क्या यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना, 7.6। तो 7.6 फूट करके कहाँ जाएगा, तो ऊपर जोन में आएगा, और फूटने के बाद जो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो ऊपर वाले जोन में जा रहे हैं, तब तो वो फूटेगा। अगर एक भी प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो रिएक्शन पॉसिबल ना। समझ में आ गया होगा कि अगर हमें यूरेनियम फूटता है तो ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो ठीक है, यू फूट करके वाई जेड बना रहे तो क्या है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों की क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर बोले कि ये फूट करके एक ऐसा और एक ऐसा बन रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, यू फूटने के बाद एक वाई में जा रहा है
और दूसरा प्रोडक्ट क्या दे रहा है, तो W दे रहा है। तो Y प्लस W U का फूटनेस, ये रिएक्शन पॉसिबल तो नहीं होगा। फूटना का एक ही कारण होता है, क्या करना, तो स्टेबिलिटी बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ, तो न्यूक्लियर, तुमने सुना होगा यूरेनियम जो होता है हमारा, क्या यूरेनियम 92 to 30, 3 आइसोटोप्स होते हैं, क्या 92 to 38, 92 to 38 और 92 to 30 तो 6, और यूरेनियम 92 to 35। (92 to 36) 5 and this। बोलते कि नेचर में पाया कौन जाता है, तो ये पाया जाता है। नेचर में पाया कौन जाता है, 99.3% ये पाया जाता है, और 0.7% ये पाया जाता है, और 92 to 36 तो वो नहीं पाया जाता। नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में तो 99.3% कौन होता है, और यूरेनियम 92 to 38 आइसोटोप, तो फिशन नहीं करता, इट इज नॉट फिशनेबल। इसका फ्रैगमेंट्स में ये नहीं फूटता। फूटता कौन है, 92 to 35, वो भी नहीं फूटता, अपने आप नहीं फूटता। बोला जा रहा है कि ऐसे तो फूटता तो कहीं भी यूरेनियम जहाँ पे होता है वहाँ पे फूट रहा होता सब कुछ। धक इधर फूट गया, कभी उधर फूट गया, आदमी सोया पड़ा फूट गया, यूरेनियम का थाली में खा रहा फूट गया, इधर पेट में गया पेट में फूट रहा है, जहाँ पे देखो वही फूट रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। करते क्या, तो फूटता ये है, और ये नेचर में पाया नहीं जाता, ये नेचर में पाया नहीं जाता है। अब बोलते हैं क्या, तो टेक्नोलॉजी में होती है यूरेनियम 92 to 35 को यूरेनियम 92 to 36 में तो चेंज करता है। यूरेनियम 92 to 35 को किस में, 92 to 36 में तो चेंज किया जाता है। फूटने वाला आइसोटोप कौन है, 92 to 36, वो अपने आप ही तो फ्रैगमेंट से तो स्प्लिट कर जाता है और पाया ही नहीं जाता। तो 92 to 35 से 92 to 36 में चेंज करना को इनरिचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी, इनरिचमेंट 92 to 35। इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये किसको खाता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को खाता है। स्लो मूविंग मतलब लो काइनेटिक एनर्जी, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को खा लेता है। किसको खा लेता है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को खाता है। तो एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को खाने के बाद तो क्या करेगा ये, तो यूरेनियम 92 to 36 में चेंज हो गया। यूरेनियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यही मेन स्टेप्स होता है, क्या बोलते हैं इसे, इनरिचमेंट। इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी, ये जिसके पास, जिस कंट्री के पास है तो ये दूसरे को देता नहीं है। यूरेनियम 92 to 35 से 236 कन्वर्ट करना। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे डाल दिया न्यूट्रॉन को, स्लो मूविंग खा लेगा वो और फूटना शुरू। ये आसान प्रोसेस है नहीं। दैट इज, तो नाउ इट स्प्लिट्स। 92 to 36 क्या करता है, अपने आप ही तो ब्रेक करता है, और जब ब्रेक करता है तो दैट विल बी, तो बेरियम और क्रिप्टॉन और दैट विल 56 96 36, ये हो गया 92। छोटा मोटा नोट कर लेगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या कहते हैं, चार्ज का जनरेशन होता है, न्यूक्लियॉन्स का जनरेशन होता है, मास एनर्जी का जनरेशन होता है, लीनियर मोमेंटम का जनरेशन, एंगुलर मोमेंटम का जनरेशन। नोट कर लेगा, ये लागू होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस कंजर्वेशन। मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी और मास कंजर्वेशन एक ही बात हुई। मास एनर्जी इक्विवेलेंट कंजर्वेशन, टोटल न्यूक्लियॉन्स कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो ये सब कार्यक्रम होते हैं। लिखा दिया, क्या क्या लिखाएगा साहब,
चार्ज कंजर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्वेशन, मास एनर्जी कोहेरेंस कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो 92 टू 36 स्प्लिट किया तो कंजर्वेशन लगाओगे तुम, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कंजर्वेशन कितना टोटल इधर है, तो 92 हो रहा है क्या? इन दोनों को जोड़ के देखो हुआ है, हाँ 92 ही है। बाकी देखे जोड़ करके इसे भी 140। ये इलेक्ट्रॉन पे कितना लिखेंगे? ये बैलेंस वैलेंस करने का रिएक्शन देता कि बैलेंस करो, तो कितना हो गया ऊपर में? टोटल कितना था? 236। 140 और 2 न्यूट्रॉन कितना हो गया टोटल? 142। 236 में से 142 माइनस कर दो, वहाँ जो भरने के लिए दिया ऐसा होता है कि भरो, तो कहाँ भराएगा वहाँ पे? 94। बाकी लोग भी भर लेगा, बोला जैसे कंजर्वेशन कहीं रिएक्शन में छोड़ सकता है कि रिएक्शन को बैलेंस करो, तो ऊपर में टोटल क्या बोलेंगे? 236 यहाँ पे मास नंबर है, तो ये और ये मिल करके टोटल कितना होना चाहिए हमारे? तो डेट में 236 माइनस 140 प्लस 2 घटा लोगे, घटाया वो लोगों ने, तो कितना आ रहा है ये? 94 यहाँ लिख लोगे। ये कहानी के लिए लोग ऐसे कंजर्वेशन करते हैं कि नीचे वाला को जोड़ करके तो नीचे पूरा हो जाना चाहिए, और ऊपर वाला जोड़ करके 10 न्यूट्रॉन में तो 2 न्यूट्रॉन 2 उसका लो करके तो ऊपर वाला पूरा हो जाना चाहिए। तो कार्यक्रम ऐसा करोगे तुम। तो बाकी करते क्या, जब यूरेनियम फूटता है, यूरेनियम फूटा तो ये कोई फिक्स नहीं होता, ये बोले कि यूरेनियम 92 टू 35 किसको खाता है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। और वहाँ जो पैदा हुआ यूरेनियम 92 टू 36 से फूटने से, तो 2 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकलते, क्या निकलते हैं? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन कंटिन्यू करे, क्या करें? कंटिन्यू करे, तो वो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो 2 निकला उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में। और ये जो है तो परमानेंट नहीं था कि 2 ही निकलेंगे, ये आइसोटोप से अलग हो गया, ये आइसोटोप ये वाला निकला, तो ये कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ऑन द एवरेज कितना मानते हैं? पर फेसन 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं पर फेसन। कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 2.5 एवरेज आधा न्यूट्रॉन के बारे में काफी लोग सोच रहे हो कि सारा ये आधा कहाँ से है। तो एवरेज चलता सुना होगा आदमी जो है, तो जिंदगी में कभी देखा होगा कि फर्टिलिटी रेट आता है, ये देश का फर्टिलिटी रेट निकालोगे तो देखेगा पर कपल, या ऐसा मेजरमेंट आता है कि 2.9। सरकार बोलती दो हम दो हमारे दो, लेकिन देश का फर्टिलिटी रेट कितना आ रहा है? तो 2.9 होता है, ऐसे नहीं कि 1.9 पैदा होता है। एवरेज निकाला जाता है, कहाँ निकाला जाता है? नहीं तो 0.9 वाला को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मेरा है ही नहीं है। तो पर फेसन जो है एवरेज कितना निकाल के लाते हैं? 2.5। 2 न्यूट्रॉन्स यहाँ निकला, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा आइसोटोप पैदा हो रहा है। कोई परमानेंट नहीं होता कि यही आइसोटोप पैदा होगा। वो फूट गया तो फूटने के बाद जो है तो उतना न्यूट्रॉन्स, और ये जो है तो क्या बोलेंगे, तो हमने कितना स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, अब इसको स्लो मूविंग में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं? तो जो फूटने का प्रोग्राम होता है तो उसके लिए कौन सा अपरेटस यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या करते हैं? और पूरा व्यवस्था होता है वहाँ पे। जो न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकला तो उसे क्या करते हैं हम लोग? वेरियस तरीके से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्शन का गेम किस पे बसा हुआ? तो इस पे बसा हुआ कि हमें जो है तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आता है, ऐसे नहीं कि तुम्हें हमेशा ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन भी वहीं से पैदा करते हैं।
इसी फास्ट मूविंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी फास्ट मूविंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करके स्लो मूविंग में कन्वर्ट करते हैं। भाई जो तुमने क्या करा, तो ये जो 2 आया या किसी रिएक्शन में कितने आए, ये तो 3, किसी रिएक्शन में कितने आ गए, 3। भाई जो 2 के ले लो, तो 2 ये फास्ट मूविंग आया, और दोनों को तुमने कंट्रोल कर लिया। क्या कर लिया, दोनों को स्लो मूविंग में चेंज कर दिया। तो ये दोनों लोग किससे फिर से रिएक्ट कर जाएंगे, 92 to 35। अब फिर से क्या हो जाएगा, तो ये 92 to 35 to 36 में चेंज होगा। फिर से कितना पैदा कर देगा, ये 2 न्यूट्रॉन फिर से पैदा मारेगा ये। और अब फिर से ये जो होता है, अगर फिर से ये कंटिन्यू हो गया तो फिर से क्या करेगा ये 2। तो ऐसे बोलते हैं क्या, कहाँ चला जाएगा, चेन रिएक्शन। एक परफेशन, जब पर एक स्प्लिटिंग होती है, ये 92 to 35 to 36 में जाता है और एक बार फूटता है ये, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और रिलीज होती है। तो जब ये चेन रिएक्शन जब होगा, क्या होगा, चेन रिएक्शन जब होगा, तो उस कंडीशन में तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट विल बी अनकंट्रोल्ड, दैट विल बी ट्रेमेंडस, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, तो दैट विल बी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। दैट इज द कॉल्ड न्यूक्लियर बॉम्ब। कहानी का समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियर बॉम्ब में तो चेन रिएक्शन ये होता है और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। बात कहानी क्लियर चल गई होगी कि ये चेन रिएक्शन को तरफ ले जाएगा। बट हमें क्या करना था, हमें यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। किसमें करना होता है, यूजफुल एनर्जी कन्वर्ट करना। ये चेन रिएक्शन की थ्योरी कहा जाती है, न्यूक्लियर बॉम्ब की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है ये, न्यूक्लियर बॉम्ब की थ्योरी है। और न्यूक्लियर बॉम्ब की थ्योरी के सही तो क्या करते हैं हम लोग, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से तो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या हुआ, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। तो जिससे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा, और हाई टेम्परेचर पे तुमने सुना होगा सूरज का एनर्जी का सोर्स कौन सा है, तो सूरज का एनर्जी का सोर्स तुमने सुना होगा कि 4 हाइड्रोजन मिलकर के, 4 हाइड्रोजन मिलते हैं किस पे, तो हाई टेम्परेचर पे। किस पे, तो हाई टेम्परेचर पे, ट्रेमेंडस टेम्परेचर पे मिल करके, और एक हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, और 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो, 2 गामा प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन जरूरी है कि ये हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम और ऐसा कार्यक्रम करें। तो इसके लिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए, तो जितना टेम्परेचर सूरज के अंदर है उतना टेम्परेचर तुम्हें जनरेट करना होगा। उतना टेम्परेचर तुम्हें क्या करना चाहिए, जो होना होगा तो जनरेट करना होगा। तो बोला ये जा रहा है कि अगर हमें हाइड्रोजन बम यूज करना है तो पहले क्या करना होगा, तो न्यूक्लियर बम फोड़ना होगा, एटम बम फोड़ना होगा। पहले एटम बम फोड़ोगे फिर हाइड्रोजन बम बन जाएगा, वो हाइड्रोजन बम बन जाएगा। टाइम पास कहानी सुन लिया होगा लोगों ने। यही काम जो है ट्रेमेंडस टेम्परेचर पे सूरज की एनर्जी का सोर्स यही माना जा रहा है कि उसके अंदर तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और पर साइकिल कितना एनर्जी रिलीज कर रहा हुआ, तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है। और दूसरा कार्यक्रम, तो यहाँ पे क्या किया, चेन रिएक्शन में तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पर साइकिल इतना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चेन रिएक्शन हो रहा है तो ट्रेमेंडस होगा। अगर हम इसे कंट्रोल करें, क्या करें, कंट्रोल करें, कितना न्यूट्रॉन को, 2 न्यूट्रॉन पैदा हुआ या 3 न्यूट्रॉन पैदा हुआ, कितने में चेंज करें उसे, तो बोलेंगे जो फर्स्ट जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन थे इसके पास, 1 थे, और नेक्स्ट जनरेशन में कितने तुमने कर दिया, 2। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में न्यूट्रॉन के रेशियो, तो रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते, क्या बोलते उसे, रिप्रोडक्शन फैक्टर। ये दोनों जनरेशन में न्यूट्रॉन का रेशियो को, कि इनिशियल जो फर्स्ट जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन न्यूट्रॉन के रेशियो को, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं उसे, रिप्रोडक्शन फैक्टर। और ये रेशियो अगर किसी से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो क्या जाएगा, तो अनकंट्रोल्ड जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। और शुरू में जो यूज किया था, 1 यूज किया, 2 पाया, ये रेशियो किससे बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो क्या जाएगा, ये अनकंट्रोल्ड
में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ नहीं आई बात? अरे 3 न्यूट्रॉन पैदा होगा तो 3 कितने को पैदा कर देगा? सबको 3 को 2 पैदा किया, देखा ना कि इतने 2 और 2 पैदा किए, 2 2 4 हो गया। पहले स्टेज में 2 पैदा हुआ और फिर 2 कितने को पैदा कर दिया, और फिर 4 कितने को पैदा कर देंगे, और फिर 8 कितने को पैदा कर देंगे, और फिर 16। ऐसे तो इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अनकंट्रोल्ड। क्या बोलेंगे इसे? शुरू में 1 न्यूट्रॉन लिया था और नेक्स्ट जनरेशन में कितने आ गए तुम्हारे? 2 आ गए। तो रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 1 से बड़ी हो गई। क्या हो गई? 1 से जो बड़ी हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? अनकंट्रोल्ड को इंडिकेट करता है। और दूसरा जो है, अगर ये 1 के बराबर हो गया, के की वैल्यू किसके बराबर करते हैं? तो स्टेडी स्टेट को बोलता है, क्रिटिकल केस स्टेडी स्टेट में रिएक्शन चलेगा। और के 1 से छोटा हो गया तो स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? हार्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा। टाइम पास कहानी है, सुन लिया होगा लोगों ने। बाकी क्या करते तो रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स, क्या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में तो किसके लाइक वहाँ हीट पैदा होता है, एनर्जी पैदा हो रहा है, साथ साथ क्या पैदा होता है? तो कूलेंट यूज करते हैं। वाटर से कोल्ड वाटर वहाँ फ्लो करता रहता है, कूलेंट यूज होता है। दूसरा न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं, कोल्ड वाटर फ्लो करता रहता है। दूसरा क्या पैदा हो रहा है? तो न्यूट्रॉन। तो कंट्रोल रॉड्स रखते हैं। क्या रखते हैं? कंट्रोल रॉड्स। ये न्यूट्रॉन को खाने वाले रॉड्स होते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन को हमें कंट्रोल करना होता है। क्या करना होता है? तुम बैठ सकते हो, बैठ कर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ, फिर न्यूक्लियर बम बना लो, डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करो और न्यूक्लियर बम बनाओ। देखो सारे कंट्री तुम्हारे पास आ जाएंगे, सभी का रिमोट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तो तुम बना सकते हो। कंट्रोल रॉड्स क्या यूज करें? तो कंट्रोल रॉड्स क्या न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है? कंट्रोल करते हैं न्यूट्रॉन्स को। न्यूट्रॉन्स जो होता है, न्यूट्रॉन्स ही कमाल करता है, चेन रिएक्शन की तरफ ले जाता है। न्यूट्रॉन कंट्रोल हो गया, उसको वेरियस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। या तो फास्ट मूविंग में ही क्या कर देगा? निकाल दिया गया। फास्ट मूविंग में ही सही न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि ऐसे बाहर हो जाएगा, उसको सेटअप रहता है, उसका सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है। तुमने सुना होगा कि जहाँ पे रिएक्टर्स लगाए गए हैं तो लाखों हज़ारों लोग काम करते हैं, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है। हाई प्रिसिजन की ज़रूरत होती है। तुम्हारे जैसे लोग तो चलेंगे ही नहीं वहाँ पे, तो सुस्त लोग बैठे हैं। कंट्रोल रॉड्स कैडमियम रॉड्स होता है। क्या होता है? कंट्रोल करने के लिए तो कैडमियम रॉड्स न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर होता है, न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करता है, जरूरत पड़ी तो खा जाएगा ये। कैडमियम रॉड्स नॉन न्यूट्रॉन की कमी होती है, ऑब्जर्व कर लेता है इसको। और मॉड्यूलेटर होते हैं। क्या होते हैं? मॉड्यूलेटर मतलब जो बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल रहा था उसके स्पीड को कम करते हैं। उसके लिए तो मोटा वाटर यूज करते हैं, हेवी वाटर। DTO हेवी वाटर, या ग्रेफाइट को भी यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में ऐसा वैसा होता है। नेक्स्ट गामाटी के बारे में लिख लेगा। गामाटी के फोटोन का पैदा किया अभी तक साहब? कैसे पैदा किया था, याद है कुछ? चुप रहेगा बाकी लोग। फोटोन को पैदा कैसे किया? अरे जंप करवाया ना, इलेक्ट्रॉन जंप करता तो क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है?
हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। हायर एनर्जी स्टेट्स को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट्स। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट्स। एक्साइटेड स्टेट्स से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, तो या बोले कि एटॉमिक एक्साइटेशन से। क्या एटॉमिक एक्साइटेशन से क्या पैदा होता है? फोटॉन। क्या पैदा होता है? सेम चीज यहाँ बोलते हैं कि जब तुमने सुना होगा कि फूटता है, क्या होता है? कोई न्यूक्लियस ऐसे फूटा, यूरेनियम फूटा, तो डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियस पैदा होता है। जो पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस मोस्टली जो है ग्राउंड स्टेट में पाए जाते हैं, बट क्या होता है तो कुछ एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं। जब न्यूक्लियर डीके होता है वहां से जो तो डॉटर न्यूक्लियाई पैदा होते हैं, वो किस में होते हैं? तो एक्साइटेड स्टेट में। और वो न्यूक्लियर ट्रांजिशन करता है। क्या करता है? हाई एक्साइटेड स्टेट, हायर न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है। और वो न्यूक्लियर ट्रांजिशन से, कौन सा ट्रांजिशन से? न्यूक्लियर ट्रांजिशन जब होता है, न्यूक्लियस जो जंप करेगी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन जब जंप किया था तो कौन पैदा हुआ? फोटॉन। जब न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो वहां से जो है तो EM वेव्स पैदा होता है। दैट EM वेव इज कॉल्ड गामा रेज। दैट EM वेव इज कॉल्ड गामा रेज। वो कहानी क्लियर हो गए कि गामा डीके और गामा रेज कहोगे क्या तुम? तो डॉटर निकलेगी प्रोड्यूस्ड जो न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग से जो आती है, न्यूक्लियर स्प्लिटिंग से जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं वो क्या होते हैं? तो प्रोड्यूस इन डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट। एंड व्हेन द न्यूक्लियस द जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू व्हेन न्यूक्लियस जंप्स EM waves comes out. ये जो EM waves बाहर आते हैं, इसी EM wave को क्या नाम देते हम लोग? तो EM waves come out called gamma rays. ऑब्जेक्टिव में एक लाइन पूछ रहते हैं क्या? गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर ट्रांजिशन। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर ट्रांजिशन। कहानी क्लियर हो गई? गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर ट्रांजिशन। जब डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में कूदा, गामा रेज का वेवलेंथ कैसे निकालेंगे साहब? वही लगाए EM वेव्स। फोटोन के लिए जो पढ़ा है उसके लिए इसके लिए भी यही पढ़ेंगे। कूदा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या हुआ? कूदा, तो एनर्जी गैप कितना पैदा किया? E2 - E1। E2 माइनस तो वेवलेंथ ऑफ गामा रेज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटे E2 - E1। गामा रेज का वेवलेंथ यहाँ से निकाल लेंगे। लिख लिया गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर ट्रांजिशन। न्यूक्लियर ट्रांजिशन, न्यूक्लियर ट्रांजिशन। कहानी क्लियर हो गए? न्यूक्लियर ट्रांजिशन से पैदा होता है गामा रेज। द नेक्स्ट पार्ट लिखेगा गामा रेज पेयर पैदा करता है। क्या पैदा करता है? पेयर प्रोडक्शन। पेयर जब गामा रे पैदा हो गया, अब गामा रे क्या करेगा? फोटॉन का इसको मारा था, अरे मेटल को किसको मारा था? कहाँ निकला था? फोटॉन ने मेटल को मारा, निकला का? फोटॉन ने मेटल को मारा, निकला का?
तो कौन से कहानी कहा था उसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गामा फोटोन न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करता है। गामा फोटोन किसको स्ट्राइक करता है? तो वहां से जो है तो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स दोनों निकलते हैं एक ही साथ। दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। गामा फोटॉन्स, गामा रेज हैविंग एनर्जी more than gamma rays, gamma photons having energy more than 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरूरी है कि इससे ज्यादा वाला होना चाहिए। कमजोर खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। कौन से गामा रेज की रिक्वायरमेंट है? जिसकी एनर्जी इतना से इतना या इससे ज्यादा हो। हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल टू 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्ट्राइक्स न्यूक्लियस। स्ट्राइक्स न्यूक्लियस को क्या करता है? स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक्स न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों, पॉजिट्रॉन दोनों पैदा होता है। बता रखा पॉजिट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। मास उतना ही होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है। मास उतना ही, चार्ज पॉजिटिव। तो पेयर में पैदा होते हैं। क्या होते हैं? पेयर में पैदा होते हैं। तो इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। ये खुशी की बात है या गम की बात है? और खुशी की बात है। तुम्हारे घर में तुमने एक मांगा, दो आया, तो तुम खुश होते हो कि ट्विंस आया, मजा आ गया, तो खुशी की बात है। पेयर में पैदा होता है। गामा फोटॉन्स एनर्जेटिक फोटॉन्स की जरूरत है। तो पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन साथ साथ पैदा होते हैं। दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। न्यूक्लियस और गामा। न्यूक्लियस पे किसने आज स्ट्राइक मारा तो क्या निकलता है? प्रोडक्टिवली तो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी इमिशन होती है। ये ज़्यादा कितनी एनर्जी चाहिए? तो डेट विल बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कारण से क्योंकि तुमने देखा था कल रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती कितनी है? तो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन 5.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू mc स्क्वायर गुना किया होगा जाकर पे। डिफरेंस निकालने बोला था, साहब निकाला था, दिखाओ किधर निकाला? ये डिफरेंस नहीं है जो पिछले अभी एटम में बोला गया था। E4 माइनस E1, E3 माइनस E1। और इतना ही दिया था। 0.65 आया नहीं आया? अच्छा 0.65 तुमने घटाने में गलत कर दिया, 0.75 लिख दिया। अरे 0.65 होगा, घटाना आता नहीं आता। बोला जा रहा है कितना तो डायरेक्टिव एनर्जी बोला है कि क्या तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc स्क्वायर बोला था लोगों को कि एक इलेक्ट्रॉन पैदा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास मास है, मास के साथ पैदा हुआ ना, तो मतलब एनर्जी के साथ पैदा हुआ कितना होना चाहिए कम से कम? तो 0.51 इसको मिलना ही चाहिए। अरे मास होगा नहीं होगा, पैदा होगा तो तुम्हारा भी पैदा होता तो वजन मेजर करते हो ना कितना है। ज़्यादा वजन का, भारी वजन का था, ज़्यादा खुश होते हो। तो सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैदा हुआ वजन है, उसमें तो एनर्जी भी होगी। तो एनर्जी कितनी कितनी लेके आया? 0.51 इतनी एनर्जी लेके पैदा हुआ।
तो बोला कि ज़्यादा देखो, अगर बोले गामा फोटॉन ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, गामा फोटॉन्स क्या होगा, तो जो एनर्जी एक्स्ट्रा होगी, तो ज़्यादा मान लिया गामा फोटॉन की एनर्जी कितनी है, ई कितना पैदा करने में चला गया, अब आई 2 इतना दोनों के साथ एसोसिएटेड होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी इतना इतना ही दोनों में होगा। कुछ नहीं समझ में आया? मान ले तूने गामा फोटॉन कितने का यूज किया, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 माइनस 1.02, इतना तो पैदा करने के लिए चला गया, इतना कहाँ चला गया, पैदा करने में, तो बचा कितना, 3 पॉइंट आधा कर दोगे कितना, तो 1 पॉइंट जो भी 1.99 जो भी आएगा तो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास आधा होगा और आधा पोजिट्रॉन के पास होगा, इतनी काइनेटिक दोनों के पास होगी। समझ आई बात नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन पैदा होगा। अरे वहाँ भी तो देखा था काइनेटिक एनर्जी का कैसेट की, जब फोटॉन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो किसके वो बचा हुआ किसमें जाता था, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती थी। यहाँ पे जो पैदा कर रहा है, और वहाँ भी तो यही था, फोटॉन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ पे क्या, फोटॉन की एनर्जी, गामा फोटॉन की एनर्जी माइनस पैदा होने में जो एनर्जी यूज हुआ, रिमेनिंग विल गो इनटू, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ दोनों का मिलेगा, हाफ हाफ दोनों का बंटवारा होगा। कहानी क्लियर हो गई होगी? नहीं समझ में आया? अरे पोजिट्रॉन भाई और इलेक्ट्रॉन भाई दोनों को एनर्जी मिलेगा कितना कितना, दोनों इक्वली शेयर करेगा, दोनों कैसा शेयर करेगा, इक्वल शेयर करेगा, तो कहानी क्लियर हो गई होगी। तो रिवर्स भी होता है, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन, रिवर्स भी नेचर में पाया जाता है, पेयर एनिहिलेशन। मतलब कभी कभी क्या देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन तो अपने आप को क्या करते थे, तो 2 फोटॉन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेयर एनिहिलेशन, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। अचानक इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, और क्या निकलता है, तो गामा फोटॉन्स निकलते हैं, मतलब एनर्जी निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन। उस फिनोमेना क्या नाम देते हैं, पेयर एनिहिलेशन। टाइम पास ये सब कहानी कर लोगे तुम, जहाँ पर आएगा तो ये सब कहानी वानी कर लोगे। एक रिएक्शन के लिए बाइंडिंग एनर्जी लिख ले, रिएक्शन कुछ दिया रहता है ऐसा वैसा, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी लिख ले कि बाई कोई जेड में चेंज हो गया, बाई किस में चेंज हो गया, जेड में, और दिस इज x1, और ऐसे लिख लें x2, और इसका दिया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो किसका, तो डेट बी, जेड का कितना है, तो डेट इज बी, और वाई का कितना है, तो डेट इज ए। बाई कोई रिएक्शन करता है जिससे जो किसमें चेंज हो जाता है, जेड में चेंज हो जाता है। बाई रिएक्ट करके किसमें चेंज हो गया, जेड में, तो ये प्रोडक्ट बन गया। और ये क्या था, ये कुछ और तुम्हें अगर बन करेगा नहीं, तो बाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू भी लिखे, तो डब्ल्यू भी लिख लो, x1 x2 x3, वो सब कंजर्वेशन वगैरह लागू होता हो तुम जान गए हो। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके लिए भी कुछ सी मान लो। किसी को प्रोडक्ट में कमी लग रहा था कि कम था, एक ही प्रोडक्ट क्यों लिखा, 2 3 बनाओ, 2 3 4 5 इतना भी लिख लो। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया हुआ, जेड का बी, अब आई का और डब्ल्यू का पर न्यूक्लियन है, क्या है, कितने कितने न्यूक्लियन से इसके अंदर, और ऊपर वाले को तो न्यूक्लियन कहते हैं, या नीचे वाले कहते हैं,
अरे ऊपर ही ये लिखा जाता है, ये कोई तो न्यूक्लियन कहते हैं। तो कितना कितना टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई तीनों की? इसकी बाइंडिंग एनर्जी कौन बताएगा? x2 इंटू बी, और इसकी तो इन ये रिएक्शन में एनर्जी रिलीज्ड, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्शन और एनर्जी रिलीज्ड, बाइंडिंग एनर्जी तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लोगे, x2b प्लस x3c जहाँ वैसा कुछ रिएक्शन दिया रहेगा तो ऐसा आइडेंटिफाई कर लोगे। प्रोडक्ट से की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लोगे, रिएक्टेंट्स की निकाल लोगे, घटा लोगे दोनों को। दैट विल गिव यू आंसर। 2-4 लाइन लिख लेगा एक्सरे के बारे में, फटाफट नोट करेगा। एक्सरे फिर से फोटोन आ गया, फोटोन की जितनी प्रॉपर्टी थी सारे लगा दोगे। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है तो सुन लेगा कि एक्सरे तो कुछ पैदा कैसे किया गया था, किसी को पता है? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को किस पे मारा? मेटल पे। तो वहां से क्या निकला? कुछ इनविजिबल रेज निकले। क्या निकले? और उसकी प्रॉपर्टी हमें पता ही नहीं था तो क्या नाम दे दिया? रोंटेजेन साहब ने क्या नाम दिया उसे? एक्सरे। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, जिसको नहीं पता उसको क्या माना जाता है? एक्स। तो उसने एक्स नाम दे दिया। कहानी क्लियर हो गई? पैदा कैसे किया गया साहब? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। सुस्त की जरूरत है ही नहीं। 5 मई को भी तो हाईली एनर्जेटिक की जरूरत है, सुस्त की जरूरत है ही नहीं। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स मेटल, एक्सरे प्रोड्यूस्ड। कहानी क्लियर हो गई? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो पैदा होता है, और रोंटेजेन ने समझाया लोगों को कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। रोंटेजेन ने बांटा एक्सरे को दो कैटेगरी में। एक तो क्या बोला था? हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे। 2 कैटेगरी बांट दिया। क्या? तो लोकल एक कैटेगरी हार्ड एक्स और सॉफ्ट। हार्ड, सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब लो एनर्जी, मतलब वेवलेंथ का लो एनर्जी को सॉफ्ट बोला, हाई एनर्जी को लो एनर्जी को सॉफ्ट बोला। मतलब वेवलेंथ कर लोगे तुम। लो एनर्जी मतलब वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम का ऑर्डर को होता है। ऐसे एंगस्ट्रम वाले को तो हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे बोला। 4 एंगस्ट्रम या ज्यादा ऑर्डर के वेवलेंथ को तो उसने बोला सॉफ्ट एक्सरे। और ऐसा है। दूसरा जो है तो श्री जो है कि इंटेंसिटी वर्सेस जो है तो वेवलेंथ कर्व खींचा है। रोंटजेन ने तो जो लाइट आ रही थी, अरे अंदर से निकल के आ रहा था एक्सरे, तुम्हें आंखों से नहीं दिखेगा, बट किसी प्रोसेस के थ्रू उसने डिटेक्ट किया। क्या करा? डिटेक्ट किया। तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व खींचा। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व। रोंटजेन ने तो एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व खींचा। तो देखा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तो कुछ इंटेंसिटी थी नहीं, कोई इंटेंसिटी देखने को। अब बाद में इंटेंसिटी देखने को मिली। अब इंटेंसिटी अचानक जंप कर रहा था, छलांग मार रहा था, ऐसा देखने को मिला। पिक्स मिल रहा था बीच बीच में। क्या मिल रहा थे? कंटिन्यूसली ऐसा दिखा। तो उसने एक्सरे को 2 भाग में बांटा, कंटिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी के बेसिस पर डिवीजन था। दूसरा तो कंटिन्यूस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व खींचा। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक तो कुछ भी वो इंटेंसिटी देखने को नहीं मिल रही थी।
मतलब डिटेक्ट नहीं हो रहा था वहां पे एक्सरे। और देन आफ्टर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे दिया, वोल्टेज अप्लाई करके कैसे दिया। तो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज अप्लाई करके दौड़ाया और दौड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन घुस गया, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर घुस गया। और अब उसने बोला कि देखो ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है, ग्राफ एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको कैसे क्या एक्सप्लेन किया उसने, बोला कि साहब ये जो है तो बाहर से कौन घुसा है, इलेक्ट्रॉन। कौन घुसा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जाकर के क्या करता था, तो अंदर में अदर इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, कोलाइड करता है। क्या करता है, और कोलिजन में तो जो एनर्जी लॉस होती है, क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। जो एनर्जी लॉस होती है कोलिजन में वो क्या हो जाता है, तो फोटोन में चेंज हो जाता है। जो एनर्जी लॉस होती है वो किस में जाता है, फोटोन। अरे रगड़ खाया होगा ना कभी, तो फ्रिक्शन ने लॉस किया तो क्या पैदा हुआ तुम्हारा, हीट पैदा हुआ ना। तो ऐसे बोला कि हीट पैदा हुआ तो किस में चला गया, फोटोन में पैदा हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। रगड़ नहीं मचा, वहां पे जलन नहीं हुई, वहां पे क्या पैदा हुआ, लाइट पैदा हुआ। जो लॉस एनर्जी कहाँ जा रही है, और लॉस एनर्जी जो बाहर से आए, आदमी जो है तो ई वोल्ट से सिलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो कितना एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, ई इंटू वी, वोल्टेज वी से अप्लाई किया, दौड़ाया, इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्टेज से सिलेक्ट कर दिया गया, वी से, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये भी। तो अगर जो ये इतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन गया, अगर पूरा का पूरा एनर्जी लॉस कर देगा, तो पूरा का पूरा एनर्जी की लॉस करके तो वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मैक्सिमम एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना, मिनिमम वेवलेंथ तो कितना, ये समझ में आ गया होगा लोगों को। अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो बाहर से गया, पूरी की पूरी जो एनर्जी थी किसमें कर दिया, लॉस कर दिया, तो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट होकर निकलेगा, फोटोन। तो जो फोटोन आएगा उसी क्या बोला, तो कंटिन्यूअस एक्सरे। क्या बोला, अगर इतना लॉस किया तो इतना आएगा वेवलेंथ, इतना लॉस किया तो, और जीरो लॉस किया इन्फिनिटी, जीरो लॉस किया तो इतना, और इसके बीच में कुछ लॉस किया तो इसके बीच में जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कुछ आएगा, जीरो से। और ऐसे वेवलेंथ को क्या नाम दिया उसने, कंटिन्यूअस। क्या नाम दिया, अरे बोला कि मान लो कि कितनी एनर्जी लाया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर घुसा इलेक्ट्रॉन, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस कर दिया, तो यहाँ से वेवलेंथ निकालोगे, वो किसका आएगा, कंटिन्यूअस का। 2 लॉस नहीं किया, 0.1 लॉस किया, तो नीचे कितना लिखोगे, 0.2 लॉस किया, तो नीचे कितना लिखोगे, 3 लॉस, 0.3 लॉस किया। तो इस तरह से पूरा कंटिन्यूअस वेवलेंथ निकल रहा था। ये कंटिन्यूअसली निकलने का कारण बताया कि ऐसे से लॉस हो रहा है, और इस कारण से ऐसे से तो देखने को मिल रहा है इंटेंसिटी। समझ आई बात, नहीं आई, तो कंटिन्यूअस एक्सरे का वेवलेंथ लिख लेगा, मिनिमम वेवलेंथ इतना, कंटिन्यूअस एक्सरे। 2 तरह के एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे इज नथिंग बट फोटोन की चर्चा हो रही है फिर से। वही फोटोन जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिबेट नहीं होता, एक्सरे भी डिबेट नहीं होता वगैरह, तुम जानते होगे। तो कंटिन्यूअस एक्सरे की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, लैम्डा मिनिमम विल बी SC/E भी, और मैक्सिमम और जीरो रख दो तो कहाँ जाएगा ये। तो कंटिन्यूअस एक्सरे का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, क्वेश्चन नहीं पूछा हमारी किताब में, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा। अब रोंटजन ने एक्सप्लेन किया, अब घर पे तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ऐसा है या नहीं है। रोंटजन ने तो अपना रात लगाया था, अपना किया इसने। तुम अपना सेटअप डेवलप करो, वोल्टेज लगाओ, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाओ, और करस्पॉन्डिंग देखो कि एक्सरे निकला, उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली मिल रही नहीं मिल रही है। तो मिनिमम वेवलेंथ कितना, SC/EV, और ये डिवाइड करने का काम होता है, निकालेगा फटाफट निकाल लेगा। 12 किलो वोल्ट से दौड़ा है इलेक्ट्रॉन को, कितना वोल्ट से दौड़ा है, मिनिमम वेवलेंथ निकाले, कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं। मिनिमम वेवलेंथ को क्या बोलते हैं,
कट ऑफ वेवलेंथ 12 किलो वोल्ट के लिए निकालेगा। 12 किलो वोल्ट कितना लगाया गया? 12 किलो वोल्ट। क्या कहोगे? 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। 12 किलो वोल्ट, 12 किलो वोल्ट। ये नहीं समझ में आया? नहीं कुछ समझ में आई? तो 0.1 कितना आ रहा है? पॉइंट कुछ आएगा 0.1 के आसपास। ये कुछ अलग आ रहा है? 0.1 ही आ रहा है। तो 0.1 नैनोमीटर। टाइम पास कर लो, किलो वोल्ट में दिया रहता निकालने का। दूसरा लिख लेगा। दूसरा का रोंटेजन ने क्या समझाया? बोला उसके बारे में पूछा, रोंटेजन से पूछा कि ये छलांग को बताओ, छलांग क्यों लग रहा है? छलांग क्यों दिख रहा है? ये अचानक इंटेंसिटी बढ़ क्यों जा रही है? होली है, दिवाली है, वहां पे क्या है? तो रोंटेजन साहब ने एक्सप्लेन किया कि उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं? वो क्यों पैदा हो रहा है? तो बोलता है कि एनर्जी लॉस हो रही है और फोटोन को निकल रहा है, धुआंधार रूप से निकल रहा है। और रोंटेजन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर बहुत सारे तरीके से बसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट में बसे हुए हैं। कहाँ बसे हुए हैं? तो जब ये फोटोन निकल रहा था तो उसी केस में इलेक्ट्रॉन जो के और एल और एम में है तो छलांग मारता। वो भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एल से के में छलांग मार दिया। तो इस कारण से जो एक्सरे निकलती है, क्या निकलती है? इसके केस में जो ये वेव्स निकलती है, फोटोन निकलता है, तो उसे क्या बोला उसने? कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला? और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप किया? एल टू के। कहाँ? तो कॉरस्पॉन्डिंग रेज को क्या बोला? के अल्फा एक्सरे। नाम बोला के अल्फा। और कहाँ कूद गया? तो डब्ल्यू M2K। तो के बीटा एक्सरे। कहाँ से कहाँ कूद गया? M2L। तो इसे क्या बोला? तो एल अल्फा, के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। ऐसे तुम कर सकते हो। नोमेनक्लेचर होता है सर। के अल्फा लिख दिया मतलब कहाँ से कहाँ कूदा? एल से के, 2 से 1 की बात हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की चर्चा करा कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे पैदा होता है, रूट कर लेगा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे characteristic X-ray is produced due to electronic transition. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की पैदावार क्यों होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। कंटिन्यूअस एक्सरे की पैदावार क्यों हुई? तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन जाता है, कोलिजन करके लॉस करता है, वो एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट होती है। वहां से जो पैदा होती है एक्सरे, वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। हर एक किताबों में एक क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर क्या करें तो एसिलेटिंग वोल्टेज को बढ़ा दें तो इनके बीच का गैप क्या होगा? एसिलेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये कट ऑफ वेवलेंथ बढ़ेगा या घटेगा? आ रही है मिनिमम वेवलेंथ, ये कट ऑफ वेवलेंथ। तो एसिलेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? तो कम होगा तो ये आगे जाएगा पीछे जाएगा? इन दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा या घटेगा?
बढ़ जाएगा। समझ में आ गया होगा लोगों को। हर एक किताब में पूछा हो कि गैप पे वोल्टेज बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या करेगा ये, इंक्रीज करेगा। वोल्टेज बढ़ाने से क्या करेगा, तो ये गैप जो है इंक्रीज करेगा। वो जंपिंग तो फिक्स है कि जंपिंग होगा ही, बाकी वोल्टेज का इफेक्ट यहाँ पे आएगा, उस पर नहीं होगा। वो तो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन को मौज होती है, कूदता है। एल से के में कूद गया, एल से के में कूद गया, तो वहाँ से एक्सरे पैदा होता है, उसे करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। समझ आ गया होगा लोगों को। और तूने सुना होगा इंटेंसिटी एक्सरे यूज करते हैं, करवाया भी होगा जाकर लोगों ने, ये एक्सरे करवा लिया जाकर के। तो एक्सरे जब घुसती है किसी के अंदर तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करती है। आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स। आई नॉट क्या है, एक्सरे की एक्चुअल इंटेंसिटी। आई नॉट क्या है, एक्सरे जब निकला अपोलेटस से जो इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तुम्हारे अंदर घुसा, कितना थिकनेस घुसा, एक्स। बाहर से एक्सरे ले लेता है, घुसता है लाइट रे, अरे घुसता है ना, ऐसे थोड़ी के बाहर से एक्सरे कर लिया। ऐसे तो आदमी घर भी एक्सरे करवा देता है कि हो गया हमारे एक्सरे, उसी के पास जाने की क्या जरूरत थी। आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर तो माइनस में एक्स थिकनेस जाने पे इंटेंसिटी की वैल्यू ऐसा घट के हो जाएगी। समझ नहीं है बात। फिर से वही तो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, क्या इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, ग्राफ वैसे ही। और क्या तो बोलेगा हाफ थिकनेस, 2 सेंटीमीटर घुसने में तो आधी इंटेंसिटी हो गई, तो 4 सेंटीमीटर में कहाँ होगा, और 2 कट मार लेगा, आई नॉट बाई 4। समझ नहीं आ, जहाँ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो लगा सकते हैं कि बोले रहेगा कि एक्सरे टी थिकनेस पेंट्रेट किया तो इंटेंसिटी रिड्यूस होकर के आधी हो गई, तो 2t थिकनेस के बाद कितना हो जाएगा, तो 2 सेलिब्रेशन कर लिया। अरे टी में एक बार सेलिब्रेट कर लेता है तो इंटेंसिटी के लिए तो ऐसे निकाल लोगे, आई टी बटे आई नॉट, जो लिखा था वही कर लोगे, 1/2 को बार एन। वहाँ टाइम में हो रहा था, यहाँ पे किस में होगा, तो थिकनेस में, डिस्टेंस में कितना जाने के बाद जो है सेलिब्रेशन कर रहा है। 1/2 दिया, 1/3 दिया हुआ, कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे लिखा होगा वैसे कर लोगे। और उसके बेसिस पे तो मोस्ले साहब ने तो करेक्टरिस्टिक एक्सरे के बेसिस पे ही एटॉमिक नंबर की खोज की थी। सुना मेंडलीफ साहब था पहले। रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ये और भी क्या था, कांस्टेंट है। ये और भी क्या तुम्हारा, तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, तो उसके बेसिस पे तो एटॉमिक नंबर के अनुसार से पीरियोडिक टेबल बनाया। रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, 2 फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लोगे। न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। और रूट न्यू एंड जेड का ग्राफ कैसा है, रूट न्यू एंड जेड का ग्राफ और स्ट्रेट लाइन में, रूट न्यू एंड जेड का ग्राफ, रूट न्यू फ्रीक्वेंसी है, रूट न्यू एंड जेड का ग्राफ, स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है, रूट न्यू एंड जेड का ग्राफ, रूट न्यू एंड जेड का ग्राफ, तो तुम निकाल लोगे, निकाल नहीं पाए, ऐसा बना लो वो तुम। रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ए न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी का स्क्वायर, तो न्यू एंड जेड का स्क्वायर पैराबोलिक। न्यू एंड जेड का ग्राफ पैराबोलिक।
तो ऐसे कुछ पैराबोला बनेगा। पैराबोलिक पहचान लोगे। अब आगे दो मेटल्स के लिए एटॉमिक नंबर वगैरह टेस्ट करना होता तो रख दोगे, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, वेवलेंथ दिया, फ्रीक्वेंसी दिया हो तो ठीक है, वेवलेंथ दिया तो ठीक है। न्यूटन इक्वल टू AZ माइनस बी, या फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कितना लिखोगे, C/λ। तो AZ माइनस बी दो एलिमेंट्स के लिए रेशियो से ले लोगे तुम। बी की वैल्यू दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो बी की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान लेंगे। कई बार दिया रहता है कि बी की वैल्यू इतना ले लो तुम, और नहीं दिया हो तो क्या मान लोगे तुम, तो 1 मान के सोल्व कर लोगे। λ2/λ1 तो कितना लिखूं, अरे उल्टा है ना, जब λ2 लिखा ऐसे कुछ और। जेड बैटरी निकालना होता तो निकाल लो, वेवलेंथ वगैरह दिए रहते हैं और फ्रीक्वेंसी वगैरह, उससे तुम आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर हीटिंग डाल देगा, सेमीकंडक्टर हीटिंग डाल देगा।